So, very good afternoon to all of you all. Okay. आज हम लोग कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट दोनों भी एक्ट्स का रिवीजन करने वाला है एकदम डिटेल में. ओके, इफ यू ऑल हैव योर चार्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू ऑल कैन कीप द चार्ट बुक्स विथ यू ऑल. इफ नॉट तो आपकी जो नॉर्मल मेन बुक है उसी से आप ये रिवीजन कर सकते हो. ठीक है, दिस इज अ रिवीजन क्लास. सो आई एम अज्यूमिंग आपकी क्लासेस अच्छे से देखकर ऑलरेडी हो चुकी है. मैं चाहती हूं कि आप लोग सब रिवीजन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे. जो भी सवालों के जवाब आपको देते आ रहे हैं प्लीज जवाब दीजिए. एंड साइमल्टेनियसली जहां कहीं पे भी आप गलती करते हो यू ऑल कैन मार्क दो सेक्शंस देयर एंड देयर इटसेल्फ. आवाज एक बार फिर भी चेक कर. चेक. Virtual students, is the voice okay? Let me know. सही है. ओके, ठीक है. फिर फर्स्टली वी आर रिवाइजिंग द कंपनीज एक्ट 2013. एवरीवन हैज टू गिव द आंसर्स अलोंग विथ मी. ठीक है, ओके. जहां तक कंपनीज एक्ट की ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी है, कंपनीज एक्ट जो है इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की अगर मैं बात करती हूं, कंपनीज एक्ट पूरे इंडिया को एप्लीकेबल है. बट अब इंडिया में किन किन लोगों को यह कानून एप्लीकेबल होगा? तो सबसे पहली बात तो इट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी कंपनी. कंपनीज एक्ट 2013 इट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी कंपनी. इट्स ऑल्सो एप्लीकेबल टू insurance companies, banking companies, companies that are involved in the generation and supply of electricity. It is also applicable to companies incorporated under special acts, and it is also applicable to body corporates as notified by the central government. तो सीजी ने कुछ बॉडी कॉर्पोरेट्स को नोटिफाई भी किया है, जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये लोग कंपनीज भी नहीं है, ये लोग बॉडी कॉर्पोरेट्स है. बट फिर भी इन लोगों को कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है. देखो, व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013. दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. बट इंडिया में ये कानून किसको किसको एप्लीकेबल है? सबसे पहले तो हम कहते हैं इट इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी कंपनी. It's also applicable to banking companies, insurance companies, companies in the generation or the supply of electricity. Also applicable to companies incorporated under special acts, and also applicable to body corporates which have been notified by the central government. What is the definition of the word company? अब जब हम एक्ट को देखते हैं बड़ी मजेदार तरीके से लॉ मेकर ने कंपनी शब्द को डिफाइन किया है. कहते हैं कंपनी मीन्स अ कंपनी. व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. तो अगर आपने आपकी कंपनी को बनवाया है 2013 एक्ट के अंदर, तब तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को हम कंपनी कहेंगे. But even if your company was incorporated under previous acts, जैसे कि 2013 के पहले 1956 का एक्ट था, तब भी हम आपको कंपनी मानेंगे अंडर दिस एक्ट. उसके वजह से अगर आप कंपनी हो गए, आपको क्या 470 सेक्शंस लग गए? यस. सो दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपनी. So company means a company incorporated under this act or under any previous company law. But इस definition से कुछ खास समझ में नहीं आता है.
इसलिए हमने कंपनी के देखे थे कुछ फीचर्स। तो बताओ कंपनी कैसी होनी चाहिए? क्लास। C is for common seal, L is for limited liability, A is for artificial person, P is for perpetual succession and S is for separate। पहली बात तो माय डियर फ्रेंड्स, कॉमन सील, कॉमन सील इट एक्ट्स एज अ सिग्नेचर फॉर द कंपनी। कंपनी तो नेचुरल पर्सन है नहीं, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। अगर कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो आपके और मेरे जैसे डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमने कॉमन सील का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। हमने कहा है ये जो कॉमन सील है इसको अगर आप लगा देते हो तो माना जाएगा कंपनी ने क्या कर दिया है, अपना कंसेंट दे दिया है। बट आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? तो अगर आपके पास कॉमन सील है क्या बात है, बट अगर आपके पास कॉमन सील ना भी है तो ऐसे केस में 2 डायरेक्टर्स और 1 डायरेक्टर along with the company secretary can sign that document और माना जाएगा कंपनी ने अपना कंसेंट दिया है। L is for what? लिमिटेड लाइबिलिटी। यहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। अब कितने हद तक लिमिटेड होती है वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी क्या टाइप की है। इसी के बाद, गॉड ब्लेस यू, इसी के बाद हम लोग कंपनीज के टाइप्स को देखने वाले हैं। ओके, वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप्स हम लोग ये देखेंगे कि मेंबर की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है। पते की बात ये है, हर मेंबर की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरीशिप जैसा नहीं है जहां पे आपको घर का पैसा डालना पड़ेगा। यहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। नेक्स्ट, CL, A is for artificial person. Company is an entity which is created by law. तो इसलिए उसका नेचुरल बर्थ नहीं हुआ है, बाय अ प्रोसेस हमने कंपनी को रजिस्टर करवाया है और इसीलिए कानून की आंखों में, इन द आईज ऑफ लॉ, अ पर्सन इज बॉर्न। और ये जो पर्सन बॉर्न हुआ है यही पर्सन एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, यही पर्सन होता है एक आर्टिफिशियल पर्सन। सो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। सिस्टम के द्वारा, लॉ के प्रोसेस के द्वारा ये एंटिटी इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर होती है और इसीलिए उसका बर्थ नेचुरल नहीं है। एंड दैट इज व्हाई वी कॉल द कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। साथ साथ में कॉमन सील, ये तो हो गया CLA। P इज फॉर परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का होता है परपेचुअल सक्सेस। परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस, सक्सेशन मतलब एग्जिस्टेंस। मतलब मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाए, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा। बिकॉज इट्स एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। Company has a separate status in the eyes of law. Company अलग, members अलग, company अलग, directors अलग। हमने Salomon वर्सेस Salomon and Company Limited का केस भी देखा था। वहां पे 2 Salomon ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था, वो डायरेक्टर भी बने, बट फिर भी Salomon अलग व्यक्ति है कंपनी के कंपैरिजन में। कंपनी अपने खुद के नाम पे एसेट्स खरीद सकती है, निखिल एंड ग्रुप, और अपने खुद के नाम पे लाइबिलिटीज भी इनकर कर सकती है। इनफैक्ट कंपनी कैन स्यू समवन इन इट्स ओन नेम एंड कंपनी कैन बी स्यूड बाय समवन इन इट्स ओन नेम। इट हैज अ सेपरेट स्टेटस, separate from its members and separate from its directors। तो ऐसे करके हमारे बनते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स। आगे बढ़ने के पहले एक बार वापस से बता दो कंपनी के फीचर्स क्या है, कंपनी कैसी होनी चाहिए। क्या? C is for
L is for, A is for, P is for, and S is for. Yes or no guys? Wonderful. कॉर्पोरेट व्हील देखो, एक साइड पे हमने अभी देखा, देखो ना यहां पे, कंपनी हैज यस अ सेपरेट स्टेटस, मतलब कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग. एक साइड पे हमने ये व्हील, ये पर्दा गिराया है और फीचर्स के द्वारा हमने सबको अलग अलग माना है. बट अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनता जो है इसी व्हील का गलत फायदा उठाए, कंपनी के नाम पे गलत काम कर ले और जब पनिशमेंट की बात आए तो अब ऐसे कह दे ये लोग, नहीं नहीं गलत काम हमने नहीं किया है, ये तो वो कंपनी है जिसने गलत काम किया है और सजा हमको मत दो, कंपनी को जेल भेजो. तो क्या आप सत्यम लिमिटेड को जेल भेजोगे? सत्यम लिमिटेड के जो मैनेजर्स है जिन्होंने ये कांड किया है, क्या आप उनको जेल में भेजोगे? तो एक साइड पे जहां लॉ मेकर ने ये पर्दा गिराया है, लॉ मेकर अगर चाहे इस पर्दे को उठा भी सकते हैं. इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जहां पे एक साइड पे जनरली हमने कंपनी और मेंबर्स और कंपनी और डायरेक्टर्स को अलग अलग माना था, दूसरे साइड पे हम इस व्हील को, इस पर्दे को उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं और इन दोनों लोगों को एक ट्रीट कर सकते हैं, और इन दोनों लोगों को एक ट्रीट कर सकते हैं और कंपनी के नाम पे गलत जो काम किए उसके लिए या तो मेंबर्स या तो डायरेक्टर्स को हम सजा देंगे. इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. लॉ मेकर ने इनफैक्ट एक्ट में तो कुछ बातें बताई है कि ये सारी केसेस में कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होगा और भले ही काम कंपनी के नाम का है बट सजा या तो मेंबर्स या तो डायरेक्टर्स को होगी. बट कुछ ऐसे इंस्टेंसेस लॉ में भी हुए हैं, कानून में, जहां पे कुछ गलत काम कंपनी के नाम पे हुआ है और दो लोग झगड़ के कोर्ट ऑफ लॉ में चले गए और जज ने वहां पे डिसीजन लिया है इस केस में भी हम कंपनी और मेंबर्स को या कंपनी और डायरेक्टर्स को अलग नहीं मानेंगे और कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करेंगे. तो इसीलिए कुछ जुडिशियल प्रोविजंस है. जुडिशियल मींस बिकॉज ऑफ द जुडिशरी, बिकॉज ऑफ द लीगल सिस्टम वी केम टू द कंक्लूजन कि यहां पे भी कॉर्पोरेट व्हील की लिफ्टिंग होती है. मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में ये डिसीजन लिया गया है, जज साहब ने कहा है कि ये केस में हम लोग क्या कर देंगे, पर्दे को उठाएंगे और पर्दा जो उठ गया तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, भेद जो है वो तो खुल जाएगा, है ना. सबसे पहले टू डिटरमिन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी आपकी एनिमी है या फ्रेंड है, कंपनी आपकी एनिमी है या फ्रेंड है. देखो याद कीजिए, ब्रिटिश कंपनी 1, ब्रिटिश कंपनी 2, इसने टायर्स बनाए और टायर्स मैन्युफैक्चर करके दूसरी कंपनी को बेच दिए. यहां पर सुनो ना मेरी बात, क्या हुआ था, भले ही कंपनी लंदन में इनकॉर्पोरेटेड थी, ऑलमोस्ट ऑल द डायरेक्टर्स वर जर्मन्स and almost all the members were Germans. टायर बेचने के बाद बट पैसे मिलने के पहले there was a war declared between the Britishers and the Germans. दूसरी कंपनी ने पेमेंट देने से मना कर दिया, कह दिया ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है बिकॉज देयर इज अ वॉर दैट इज बीन डिक्लेयर्ड, आप हमारी एनिमी कंट्री हो. तो पहली कंपनी कहने लग गई हम भी ब्रिटिश कंपनी, आप भी ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश कंपनी, भाई भाई, हम लोग एनिमीज नहीं है, हम लोग भाई भाई है. तो अब आप बताओ कंपनी का ये जो स्टेटस है आप किससे डिसाइड करोगे कि कंपनी ब्रिटिश है या जर्मन है? जहां इनकॉर्पोरेट हुई है उससे, या पैसा आ रहा कहां से है, पैसा जा रहा कहां पर है, मैनेजमेंट में कौन इन्वॉल्व्ड है, किससे आप डिसाइड करोगे?
तो इसीलिए रिगार्ड किया गया ये कंपनी इज अ जर्मन कंपनी। यहां पे हमने कॉर्पोरेट व्हील को क्या किया है, लिफ्ट किया है। सो फर्स्ट केस इज टू डिटरमिन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये अगर आपको पता करना हो कि दूसरी कंपनी आपकी फ्रेंड है या एनिमी है, आप कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस। सर डिंशाओ मानिक जी पेटेट, मानिक जी ने क्या किया, 4 प्राइवेट कंपनीज खोल दी और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा एसेट चारों कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। जिस कंपनी की एसेट है उसी कंपनी की इनकम है, और ये चारों भी कंपनीज इनकम टैक्स के टैक्सेबल स्लैब में नहीं आ रही थी। तो बड़े ही चालाक तरीके से मानिक जी ने टैक्स को इवेड कर दिया। टैक्स को क्या कर दिया, इवेड कर दिया। अब ऐसे केस में ले लो, बड़े ही चालाक तरीके से मानिक जी ने टैक्सेस को क्या कर दिया, इवेड कर दिया। अब इनकम उनकी थी जो उन्होंने 4 जगहों पे स्प्लिट कर दी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को धोखा दिया। तो अब डिपार्टमेंट भी कहता है हम ऐसी हरकतें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मानिक जी और ये चारों भी कंपनीज की जो इनकम है उसको हम क्लब करेंगे और इसी क्लब्ड इनकम पे हम आपको टैक्स देने लगाएंगे। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? तो यहां पे हमने क्या किया है, क्या कॉर्पोरेट व्हील को हमने लिफ्ट किया है, हाँ है ना? और फिर हमने क्लब्ड इनकम पर मानिक जी को टैक्स देने लगाया है, हाँ है ना? ओके, थर्ड पॉइंट, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। सुनो मेरी बात, एक कंपनी ने क्या किया, मैनेजमेंट ने दूसरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की, अपने कुछ एसेट्स वहां पे ट्रांसफर कर दिए क्योंकि उनको बोनस कम देना था अपने एम्प्लॉयज को, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा बोनस नहीं दे रहा था। इतना बोनस एम्प्लॉयज को, अपनी इनकम डाइवर्ट कर दी। दूसरी कंपनी के कोई दूसरा एसेट्स नहीं थे, कुछ दूसरा काम नहीं करती थी। ओनली पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी was to not give bonus to the employees or to give reduced bonus to the employees। तो यहां पे भी हमने दोनों कंपनीज को अलग अलग नहीं माना, दोनों कंपनीज की इनकम को क्लब करके हमने बोनस अपने एम्प्लॉयज को दिया। मतलब क्या, हमने कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया है। और सेकंड लास्ट पॉइंट, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। भले ही होल्डिंग और सब्सिडरी दो अलग अलग कंपनीज है, बट कुछ केसेस में हम ऐसा मानेंगे जैसे कि वो दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही कंपनी है। जैसे कि हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहां पे इनको अलग अलग नहीं एक ही मानते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई भी कानून के प्रोविजन को डिफीट करना चाहते हो, कुछ फ्रॉड करना चाहते हो, कुछ कांड करना चाहते हो और कंपनी के अलग स्टेटस का गलत फायदा उठाना चाहते हो, हम कंपनी को नहीं बल्कि आपको सजा देंगे। जैसे कि सत्यम के केस में सत्यम लिमिटेड को हमने जेल नहीं भेजा, रामलिंगा राजू को हमने जेल भेजा है। तो यहां पे भी क्या हमने कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया है। सो दीज आर द 5 केसेस wherein your corporate wheel can be lifted. Now next chart is relating to the types of companies। आ जाइए, on the basis of liability। सुनो ना मेरी बात, on the basis of liability companies are divided into 3 types। Can you tell me the 3 types? Limited by shares,
limited by guarantee and an unlimited company. अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, the liability of the members is limited up to the extent of unpaid share capital. ये जो unpaid share capital है, क्या आप लाइफ टाइम में बुला सकते हो? Can you also call it during the winding up? You can call it either during the lifetime or during the winding up. एक बार आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स हो गए तो क्या मेंबर्स की लायबिलिटी एक्सटिंग्विश हो जाती है? उसके बाद आप पैसा अपने मेंबर्स से नहीं बुला सकते हैं. गारंटी कंपनी में भी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटीड अमाउंट. ये गारंटीड अमाउंट कहां लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. बट ये पैसा सिर्फ और सिर्फ बुलाया जा सकता है ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, बट अनलिमिटेड कंपनी में भी आप लायबिलिटी जो रहती है वो अराइज होती है ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग. वो भी अगर कंपनी के एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रीपे द लायबिलिटी, तभी आप ये पैसा मंगवा सकते हो, अदरवाइज आप पैसा नहीं मंगवा सकते. यस और नो गाइस? मेंबरशिप के हिसाब से कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी की तो डेफिनेशन कहती है जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी है. तो पब्लिक कंपनी क्या है ये जानने के लिए आपको पहला जानना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी. वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी जवाब देना है. ओके चलो. प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके आर्टिकल्स में आप 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस लिखते हो. एल आर पी. एल किस बारे में बात कर रहा है? लिमिटेशन. लिमिटेशन ऑन व्हाट? ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स. प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते? 200. मिनिमम कितने? 2. और मैक्सिमम? सही है गलत? जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज 1. employee members and ex-employee members will not be counted. There is a restriction. Restriction on what? Transferability of its shares. R is for what? Restriction. Restriction किसके ऊपर? Very good. अजय, जागृति, जतिन, मयंक, अंशिका, वासु. Very good. शुभी. वंडरफुल. ऑल दीज आर द वर्चुअल स्टूडेंट्स जो अच्छे से जवाब दे रहे हैं. ओके. जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज 1 और एम्प्लॉय मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स विल नॉट बी काउंटेड. आर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड पी इज फॉर प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन ऑन व्हाट? मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक. तो जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है. पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. सही है गलत? पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. और पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें क्या होता है? पब्लिक इशू किया जा सकता है. हाँ. इसी में प्राइवेट कंपनी का बच्चा है ओपीसी. 1 पर्सन जिसमें देयर इज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर. मिनिमम भी 1 एंड मैक्सिमम भी 1. मिनिमम डायरेक्टर 1 बट मैक्सिमम डायरेक्टर 15. ओपीसी के केस में क्या नॉमिनेशन करना कंपल्सरी है? मिनिमम नॉमिनी 1 एंड मैक्सिमम नॉमिनी ऑल्सो 1. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओपीसी की जो है, अगर आप सोल मेंबर या नॉमिनी बनना चाहते हो, अगर आप सोल मेंबर या नॉमिनी बनना चाहते हो, कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी है. कौन सा ये कंडीशन? यू शुड बी नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, वेदर यू आर अ रेसिडेंट और अदरवाइज, एंड यू शुड बी अ मेजर. और रेसिडेंट को उन्होंने डिफाइन किया है हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 120. वापस से, यू शुड बी अ
natural person, Indian citizen, whether you are a resident or otherwise. मतलब अब फर्क नहीं पड़ता है आप रेसिडेंट हो भी या नहीं हो, बट रेसिडेंट को उन्होंने डिफाइन किया है, कहता है उस बंदे को हम रेसिडेंट मानेंगे who has stayed in India for not less than 120 days in the immediately preceding financial year, and you should also be a major. सही है गलत? Small company, small company, small company. Small company means a company other than a public company, other than a जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड, बोलो ना रे, एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड. तो अब देखो मैं वही बोल रही हूं, आपकी जो लिमिट्स आपने कही है ना वो गलत कही है. 50 लाख बोला ना आपने, इस चार्ट में गलत होगा, मेरे को नहीं पता फिर कहां पे दिया है. यहां पे दिया है ना बराबर. 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed. तो अब तो एक्ट और रूल्स दोनों देखेंगे ना, हायर नंबर प्रिस्क्राइब हुआ है तो इसलिए फिगर्स दैट आर रेलेवेंट फॉर अस इज 2 crores and 20 crores. So a small company means a company other than a public company, other than a जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 2 crores और जिसका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 crores. Yes or no guys? Next point. On the basis of control, companies are divided into 3 types: holding company, subsidiary company and an associate company. Holding company मतलब ऐसी कंपनी जिसकी कोई सब्सिडरी है, और सब्सिडरी कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसकी कोई होल्डिंग है, जिसको कोई दूसरी कंपनी कंट्रोल कर रही है. By what? Controlling the composition of the board of directors. कब माना जाएगा जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रही है? When this company can either appoint or remove majority of the directors. You can either appoint or remove majority of the directors. You control more than 1/2 of the total voting power and you all are chain subsidiaries. इसमें से कुछ भी होगा तो माना जाएगा आप में होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप है. ओके 10 मिनट से आ जाओ, 10 minutes. Okay. Associate company. What do you mean by an associate company? Associate companies. You have a significant influence over the other company. अब significant influence मतलब क्या? Yes. You hold at least 20% of the total voting power. तो माना जाएगा you all are associate companies. उसके अलावा भी there are different categories of companies, miscellaneous. पहली बात तो गवर्नमेंट कंपनी. Not less than 51% of the paid up share capital is held either by central government, state government, partly by central and state government, and a subsidiary of a government company is also regarded as a government company. Foreign company मतलब ऐसी company which is incorporated, having a place of business, not for profit. Very 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 important. Section 8 companies, ऐसी कंपनी को incorporate किया है not with the intention of making profits but with the intention of promotion of art, science, commerce, literature, education, sports वगैरह वगैरह. हाँ, social activities, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, ये कंपनीज डिविडेंड नहीं दे सकती है. दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. इनफैक्ट जितना भी प्रॉफिट उन्होंने कमाया है
has to be utilized. For what? Yes, for the purpose of, yes, for the promotion of their objective. ऐसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या लाइसेंस की जरूरत है? सेंट्रल गवर्नमेंट इनको लाइसेंस देता है. जहां सीजी उनको लाइसेंस दे सकता है, सीजी क्या उनका लाइसेंस छीन भी सकता है. वाइंडिंग अप के वक्त भी सरप्लस एसेट्स मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जा सकते. दे हैव टू बी डोनेटेड टू अनदर सेक्शन 8 कंपनी. ये कंपनीज ने अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड ना लिखा तो भी क्या चलेगा? डोरमेंट कंपनी ऐसी कंपनीज होती है जिसमें कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है. किसको कहेंगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन अदर देन payment of fees by the company to the registrar, payment to fulfill the requirements of the act, allotment of shares and payment for the maintenance of office and records. ये ट्रांजैक्शन अगर आप कर भी लेते हो तो भी क्या चलेगा? इसको हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे. डोरमेंट का स्टेटस आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के लिए. And lastly, Nidhi companies are by the members and for the members. Yes or no, guys? Next point. चलो. Formation of a company. कोई भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए कम से कम 1, 2 या 7 लोग लगते हैं. 1 in case of a 1-person company. 2 in case of a private company. And 7 in case of a public company. तो कोई भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए कम से कम 1, 2 या 7 लोग लगते हैं. कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? सेक्शन नंबर 7 इस बारे में बात करता है. हमने एक समरी चार्ट भी बनाया था. सबसे पहली बात तो आप इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक फॉर्म देते हो INC 32 स्पाइस प्लस. उसके भी पहले क्या आप नाम रिजर्व करते हो स्पाइस प्लस के पार्ट ए में? कितने दिनों के लिए नाम रिजर्व होता है? 20 डेज के लिए. और उसी 20 दिनों के बीच आप क्या करोगे? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करोगे. उसी 20 दिनों के अंदर क्या करोगे? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करोगे. कौन से डॉक्यूमेंट्स? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, particulars of first subscribers, particulars of first directors, consent of first directors, address of correspondence. और 2 टाइप का डिक्लेरेशन. पहला डिक्लेरेशन कौन दे रहा है? CA, CS, CA में एडवोकेट एंड डायरेक्टर. और दूसरा फर्स्ट सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स. यस और नो गाइज? ये सब कुछ करोगे तो आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्प. इसी दिन से क्या कंपनी का जन्म होता है. जो नाम आपने सर्टिफिकेट पे लिखा है वही नाम कंपनी का होगा और उसी दिन से कंपनी पैदा हुई है. द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सही है गलत? और इसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या कंपनी का सिन 21 अल्फा न्यूमेरिक कोड क्या लिखा होता है? वापस से बताओ ना कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हो? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, particulars of first subscribers, particulars of first direct, consent of first directors, declaration. 2 टाइप का डिक्लेरेशन है. CA, CS, CA में एडवोकेट एंड डायरेक्टर एंड फर्स्ट सब्सक्राइबर्स and first directors, and you also give the address of correspondence. ऐसे करोगे तो क्या एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी. और यही जो कंपनी है क्या उसके फीचर्स क्लैप्स आ जाएंगे. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट नाउ अ न्यू पर्सन will be born in the eyes of law, different from its members and different from its directors. Can buy assets in its own name, can incur liabilities in its own name,
can sue in its own name and can be sued in its own name. Yes or no, guys? Section number 10. चलो आ जाओ. तू जा रहा है क्या? जा. ठीक है चल. गई वो. एक बार सिर्फ देख लेना यहां से. अच्छा लेके गए क्या मौसी? ओके. इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल. सुनो मेरी बात. एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है. क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों? एक ही मिनट. हाँ.
ओके लेट्स कंटिन्यू. चेक 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 माइक चेक. आवाज चेक. चलो लेट्स कंटिन्यू. इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, इस पॉइंट पे थे हम लोग. तो क्या कहता है ये पॉइंट? एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, ऐसा माना जाएगा जैसे कि हर मेंबर ने कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है. अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो आप एक्सपर्ट हो गए, आप लोग जानते हो कि अगर दो लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स बाइंडिंग ऑन दीज पीपल, जिसकी वजह से अब हम ये कह सकते हैं ये सारे प्रोविजंस जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखे हैं, कंपनी इज बाउंड टूवर्ड्स इट्स मेंबर्स फॉर ऑल दीज प्रोविजंस. इवन द मेंबर्स आर बाउंड टूवर्ड्स द कंपनी फॉर द प्रोविजंस बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट entered between two people. Company and the members are not bound towards the outsider. So this is what this section says. Capital. तो अब देखो, कैपिटल मीन्स द शेयर कैपिटल. यही कैपिटल अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड है. सबसे पहले तो आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल. ये वो अमाउंट है जो कंपनी मैक्सिमम शेयर्स के रूप में कलेक्ट कर सकती है. ऑथराइज शेयर कैपिटल के क्लॉज में आप ये भी लिखते हो कि आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या है और उनकी फेस वैल्यू क्या है. यही ऑथराइज शेयर कैपिटल मेमोरेंडम में लिखा होता है. मेमोरेंडम के बहुत सारे क्लॉजेस है, उसमें से वन ऑफ द क्लॉज है कैपिटल क्लॉज. और मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट है जिससे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, और इसीलिए ऑथराइज शेयर कैपिटल को कभी कभार रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? बट जितना ऑथराइज है पूरा का पूरा इशू करे ऐसा जरूरी नहीं है, और इसीलिए वो कैपिटल का पार्ट जो आपने इशू किया है उसको कहते हैं एज द इशूड शेयर कैपिटल. उसको क्या कहते हैं? इशूड शेयर कैपिटल. इशू किया है बट पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो ऐसा जरूरी नहीं है. इशू में से जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है उसको कहते हैं एज द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. अब हो सकता है आपने सारे मेंबर्स से 8 रुपए बुलाए, बट कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 6 रुपए दिया है, लास्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दिए. तो जितना आपने पैसा बुलाया है उसको कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल. जितना पैसा आपको मिला है उसको कहते हैं पेड अप कैपिटल. और जो पैसा आपने बुलाया है बट मिला नहीं है उसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर. सो कॉल्ड अप minus calls in arrears is known as paid up capital. Yes or no guys? Shares. Equity shares हो सकते हैं या तो हो सकते हैं preference shares. Yes or no guys? Equity shares भी ordinary हो सकते हैं या shares with differential voting rights. वैसे ही preference shares के भी अलग अलग types होते हैं. Cumulative, non-cumulative, convertible, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन. बट इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस कभी नहीं होते. प्रेफरेंसेस कंपल्सरी रिडीम किए जाते हैं, वो भी विद इन अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स. ओके, अब मेमोरेंडम और आर्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं. चलो, हर एक कंपनी के 2 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं. कौन से? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. कहां पे लिखा होता है नाम और काम, और इसी काम को करोगे कैसे? इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम से कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझ में आता है. इनफैक्ट अगर किसी इन्वेस्टर ने कंपनी में पैसा डाला है, मेमोरेंडम रीड करके अब उसको ये समझ में आएगा ये पैसा किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाला है. और अगर कोई भी क्रेडिटर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है, इसी मेमोरेंडम को रीड करके अब उसको ये समझ में आ जाएगा whether this contract is within the powers of the company or beyond the powers of the company. इसी मेमोरेंडम के बहुत सारे क्लॉजेज है. क्या आप मेमोरी टेक्निक बोल सकते हो? मुझे बोलो. NR
Wonderful. N is for? R is for? L is for? Liability clause. O is for? C is for? And आ गई इस पर ओपीसी तो नॉमिनेशन क्लॉज भी लिखा जाएगा. अब पहले नेम क्लॉज. कंपनी का नाम क्या है वो लिखा जाता है इन द नेम क्लॉज. प्राइवेट कंपनी है तो नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा. पब्लिक कंपनी है तो नाम के आगे पब्लिक लिमिटेड लिखा होगा. आर इज फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. उसमें आप सिर्फ लिखते हो स्टेट ऑफ योर रजिस्टर्ड ऑफिस. सिर्फ क्या लिखते हो? स्टेट ऑफ योर रजिस्टर्ड ऑफिस. मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है वो लिखा जाता है इन द लाइबिलिटी क्लॉज. कंपनी काम क्या करना चाहती है वो लिखा होता है इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज. कंपनी का कैपिटल कितना है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, वो लिखा होता है इन द कैपिटल क्लॉज. और कंपनी के फर्स्ट सब्सक्राइबर्स का नाम लिखा होता है इन द एसोसिएशन क्लॉज. हाँ है ना. आर्टिकल्स में आप लिखते हो बायलॉज, द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट. कंपनी काम करेगी क्या वो एमओए में लिखा होता है. इसी काम को कैसे किया जाएगा वो लिखा होता है इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. अब देखो, अगर आप चाहो ना आपके आर्टिकल्स को एंट्रेंच कर सकते हो. मतलब ऐसा स्ट्रिक्टर प्रोविजन एप्लीकेबल करवा सकते हो जो एसआर से भी स्ट्रिक्टर है. यूजुअली लॉ मेकर कहते हैं आर्टिकल्स को अगर अल्टर करना है एसआर पास करो. आर्टिकल्स को अगर अल्टर करना है तो एसआर पास करो. यहां पे हम कह रहे हैं नहीं नहीं, एसआर से भी ज्यादा स्ट्रिक्टर 80%, 90%, 100% मेंबर्स की कंसेंट लेंगे तभी हम उस क्लॉज को अल्टर करेंगे. उसी को कहा जाता है एज एंट्रेंचमेंट. तो आप आपके आर्टिकल्स को कर सकते हो एंट्रेंच. आप आपके आर्टिकल्स को कर सकते हो एंड आई थिंक द लास्ट बट नॉट द लीस्ट and one of the most important part of the company is that are the three doctrines. उसमें से इंडोर मैनेजमेंट तो इंस्टीट्यूट का फेवरेट है. मैंने आपको कहा भी था दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो सुनो मेरी बात. डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड एंड वायर्स मतलब पावर्स. कोई भी ट्रांजैक्शन जो कंपनी ने किया है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कंपनी ने किया है विच इज बियॉन्ड इट्स पावर्स, विच इज बियॉन्ड इट्स पावर्स इज नोन एज एन अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन. ऐसा ट्रांजैक्शन होता है void ab initio, null in the eyes of. और इसके लिए कंपनी लायबल, इसके लिए कंपनी लायबल. इनफैक्ट ऐसे ट्रांजैक्शंस का रैटिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं. जो ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग से ही वॉइड है, कभी कानून के नजरिए में एग्जिस्ट ही नहीं किया था, क्या कभी उसका अल्ट्रेशन पॉसिबल है? ऐसे ट्रांजैक्शंस का अल्ट्रेशन भी पॉसिबल नहीं. यस और नो गाइस? अलोंग विद दैट माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल. अगर ट्रांजैक्शन किया नहीं है बट करने जा रहे हो, यू कैन ऑल्सो गो फॉर एन इंजंक्शन ऑर्डर. यस और नो गाइस? इंडोर मैनेजमेंट, सुनो ना मेरी बात. इंडोर मैनेजमेंट आपको याद है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वैन. इसी केस के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आया है. उसको कभी कभार हम लोग टर्क्वैन्स रूल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? यहां पे कहा गया है अगर आपने एमओए और एओए रीड किया है, एमओए और एओए तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है. एमओए और एओए अगर आपने रीड किया है, आप ये प्रिज्यूम कर सकते हो. प्रिज्यूम करना मतलब अज्यूम करना कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स कंप्लाई हो चुका है,
कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स कंप्लाई, you can presume that the internal proceedings have been complied with. कंपनी के निजी मामले में आपको दखल अंदाजी या इंटरफियर या क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है. एमओए और एओए में ये पावर होना जरूरी है. और कंपनी अगर खुद होके ही आपके पास ट्रांजैक्शन एंटर करने आई है तो कंपनी तो पावर लेके ही आई होगी ना. अगर पावर नहीं होता क्या कंपनी आपके पास आ सकती थी? बट अगर कंपनी आई है मतलब पावर लेके ही आई होगी. बट आप जानते हो वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो. तो इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है, 3 एक्सेप्शंस है. यू हैड द नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी. आपको पता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, फिर भी आप गलत ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हो. इसमें बेवकूफ कंपनी नहीं, आप हो. आपको पता है दाल में कुछ काला है, फिर भी दाल पी रहे हो तो पेट तो दुखेगा ही ना. यू हैव द नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी बट फिर भी आप वो ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हो तो हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे. वी विल प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट यू. तो मैंने क्या बोला? वी विल प्रोटेक्ट द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी. नेक्स्ट, इरेगुलरिटी. नेग्लिजेंस. आपने नेग्लिजेंटली बिहेव किया है. आनंद बिहारी लाल को याद कीजिए. क्या हुआ? कंपनी की इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एंटर कर दिया विद एन अकाउंटेंट. क्या अकाउंटेंट को इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार होता है? इसमें आप नेग्लिजेंटली बिहेव कर रहे हो. आपका एटीट्यूड केयरलेस था. हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे. वी विल प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइड. और तीसरा पॉइंट है फॉर्जरी. रूबिन का केस लो. फॉर्जरी इज अ केस ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट. इट्स नॉट अ केस ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ कंसेंट एंड नो कंसेंट. इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें किसी की सिग्नेचर फॉर्ज्ड है वो कभी भी इन्फोर्सेबल. So this is about the revision of the Companies Act 2013. चलो. Now काय झालं? देखो यार, ऐसे कर रहे हो तुम मेरे साथ. मैंने सही कहा था ना? एलएलपी एक्ट जो है ना, एलएलपी एक्ट वो मैं मेन बुक में से रिवाइज कर रही हूं बिकॉज यू नो देयर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स ऑल्सो. ठीक है. और अमेंडमेंट क्लास जिन्होंने नहीं देखी है, फर्स्ट इट्स अ रिक्वेस्ट टू प्लीज वॉच द अमेंडमेंट क्लास बिकॉज देर आर मेनी न्यूली इंसर्टेड सेक्शंस. ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट every one of y'all to please watch the amendment class if you all have not watched it. It's available on our YouTube channel. सिर्फ देखना है आप लोगों ने बस. आ जाइए. एलएलपी एक्ट. बातें क्यों कर रहे हो आप लोग सब? लेट्स स्टार्ट देन. जहां तक ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी की बात है, एलएलपी एक्ट जो है इट्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया.
काफी छोटी एक्ट है, 81 सेक्शंस ही है और 4 शेड्यूल है, बट आपको पूरा एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत प्रोविजंस है जो आपको एप्लीकेबल है। एलएलपी एक्ट, एलएलपीज का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि यहां पे पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। एक साइड पे जहां पे हमने कहा है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, दूसरी साइड पे हम ये भी कहते हैं उतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी है पार्टनर्स के बीच में टू डू बिजनेस ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइस। सो इट्स द ब्लेंड ऑफ अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप। और हमने दोनों के भी एडवांटेजेस उठा दिए और एक नई एंटिटी को बनाया है विच इज एन एलएलपी। इट इज हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी इन द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एट द सेम टाइम द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड। कुछ डेफिनेशंस है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट, इसकी डेफिनेशन में चेंज है। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या इंक्लूडेड है? इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, एंड इट डज नॉट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन सोल और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बिजनेस इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड टू इंक्लूड ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर इज द ईयर माने की 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April एंड एंडिंग ऑन 31st of March। ऐसी एलएलपी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इज नोन एज अ फॉरेन एलएलपी। पार्टनर के लिए आप लोग बता सकते हो कौन पर्सन पार्टनर बन सकता है? चलो, एनी इंडिविजुअल और a body corporate can become a partner. Any individual or a body corporate can become a partner. Minimum partners कितने होते हैं? And is there any limit on the maximum number of partners? Individual में भी you should not be of unsound mind. Okay. Any person who is an undischarged insolvent cannot become a partner in an LLP. Or any person who has applied for insolvency, जहां एप्लीकेशन उसका पेंडिंग है, ऐसा व्यक्ति भी पार्टनर की तरह एलएलपी में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। हमने एक साइड पे तो कह दिया हर एलएलपी में लगते हैं कम से कम 2 पार्टनर्स, बट अगर कभी भी एलएलपी के लाइफ में योर नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस बिलो 2, हाँ मतलब 1, and this LLP continues to do the business for more than 6 months, 6 महीने के बाद that partner will be personally liable for all the liabilities even incurred in the name of the LLP। 2 तो पार्टनर्स होना जरूरी है, plus every LLP shall also have at least 2 designated partners, जिसमें से one of them shall at least be a resident of India. Resident of India means a person who has stayed in India for not less than 120 days. Yes or no, guys? Features of an LLP. एलएलपी नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन है? एलएलपी का क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन। तो क्या एलएलपी अलग, पार्टनर्स अलग? एलएलपी में क्या म्यूचुअल एजेंसी होता है या नहीं होता है? एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं। एवरी पार्टनर वर्क्स फॉर द एलएलपी अलोन। यही पार्टनर्स के बीच में होता है एक एलएलपी अग्रीमेंट। क्या होता है? और इसी एलएलपी अग्रीमेंट के द्वारा आपस के राइट्स और लायबिलिटीज और उनके राइट्स एंड लायबिलिटीज विद द पार्टनर्स डिफाइन किए जाते हैं। हर पार्टनर की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। अगर एलएलपी चाहे कि अपना कॉमन सील बना सकता है, हाँ या ना? कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? अगर कॉमन सील है क्या बात है, अगर ना भी है
तो दो डायरेक्टर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कैन साइन ऑन बिहाफ ऑफ द LLP. हाँ या ना? मिनिमम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं और मिनिमम कितने पार्टनर्स और मैक्सिमम पार्टनर्स? LLP should be incorporated only to do business. LLP cannot be incorporated for a charitable purpose. क्या आपकी पार्टनरशिप फर्म LLP में कन्वर्ट हो सकती है? क्या आपकी प्राइवेट कंपनी LLP में कन्वर्ट हो सकती है? क्या आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी LLP में कन्वर्ट हो सकती है? शेड्यूल नंबर 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली सारे डॉक्यूमेंट्स का फाइलिंग क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही किया जाता है? हाँ या ना? नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन LLP. पहली बात तो कोई भी LLP को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या कम से कम 2 पार्टनर्स लगते हैं? क्या 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी लगते हैं? क्या आप रजिस्ट्रार के पास आपका नाम रिजर्व करोगे? योर नेम विल बी रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months इन ई फॉर्म नंबर 1. जब तक आपका नाम रिजर्व्ड है, क्या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप रजिस्ट्रार को देते हो? LLP का नाम, LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम, डेजिग्नेटेड पार्टनर का एड्रेस, प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ द LLP, कंसेंट ऑफ पार्टनर्स and designated partners and declaration by CA, CS, CMA, advocate along with at least 1 subscriber. ये सारी चीजें हो जाती है कि आपकी LLP इनकॉर्पोरेट हो जाएगी. इफेक्ट क्या होगा रजिस्ट्रेशन का? अब एक सेपरेट पर्सन बोर्न हो जाएगा इन द आईज ऑफ लॉ. इट कैन बाय एसेट्स in its own name, incur liabilities in its own, it can sue someone in its own name and it can be sued by someone in its own name. ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या रजिस्ट्रार अपने पास रिटेन रखेगा और LLP को देगा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्प विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days. इसी सर्टिफिकेट को हम कंक्लूसिव एविडेंस मानते हैं कि वो सारे स्टेप्स जो इनकॉर्पोरेशन के लिए लगते हैं वो LLP ने कंप्लाई किए हैं. हर LLP का क्या होना चाहिए? अपना रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर कम्युनिकेशन. इनफैक्ट अगर आप LLP से कम्युनिकेट करना चाहते हो, पार्टनर से कम्युनिकेट करना चाहते हो, डेजिग्नेटेड पार्टनर से कम्युनिकेट करना चाहते हो, क्या आप नोटिस भेज सकते हो एट द LLP's रजिस्टर्ड ऑफिस. अगर LLP चाहे कि अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट भी कर सकता है. नाम के लिए बताओ, आपके LLP का नाम shall not be similar to any other LLP, any other company or a registered trademark. हाँ या ना? So basically it should not be undesirable in the opinion of the central government. अगर आपका नाम अनडिजायरेबल है, किसी दूसरे LLP के नाम से सिमिलर है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से सिमिलर है, क्या CG आपको नोटिस देगी? 3 महीनों के अंदर क्या आपको स्टेप्स कैरी आउट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू चेंज योर नेम. और अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से सिमिलर है तो प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क विल अप्लाई टू द CG विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years और CG आपको नोटिस देगा और 3 महीनों के अंदर आप नाम चेंज करवा लोगे. अगर आपने नाम चेंज नहीं किया, क्या CG खुद आपका नामकरण कर लेगा? और ये नया नाम अगर आपको पसंद नहीं आया, क्या आप प्रोसेस फॉलो करके नाम चेंज कर सकते हो? First subscribers to the LLP agreement will become the first partners. इसी LLP agreement से आप rights और liabilities define करते हो और यही LLP agreement जो है ई फॉर्म नंबर 3 में 30 दिनों के अंदर ROC के पास फाइल की जाएगी. तो ऐसे करके एक नया पर्सन बॉर्न हो जाता है इन द आईज ऑफ. जैसे किसी पार्टनर की डेथ होती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसेन हो जाता है,
डज ही सीज टू बी अ पार्टनर? अगर कोई पार्टनर चाहे नोटिस देके क्या रिजाइन भी कर सकता है, बट दिस नोटिस हैज टू बी ऑफ एटलीस्ट 30 days. That also it should be given in writing to all other partners, and this shall also be delivered to the registrar. हाँ या ना? पार्टनर का नाम या एड्रेस चेंज हुआ है, पार्टनर का नाम या एड्रेस चेंज हुआ है, उसको क्या 15 दिनों के अंदर एलएलपी को बताना पड़ेगा? एलएलपी को 30 दिनों के अंदर क्या रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा? कोई नया पार्टनर आया है, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गया है, एलएलपी को इस बारे में रजिस्ट्रार को 30 दिनों के अंदर बताना पड़ेगा. इनकमिंग पार्टनर है तो क्या उसका रिटन में कंसेंट लोगे? And this document which you're submitting to the registrar shall be signed by all the designated part. Shall be signed by all the. क्या म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? So every partner is liable to the LLP alone and not to other partners. उनकी लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है? जितना उन्होंने अग्रीमेंट में लिखा है. अगर आप बियॉन्ड द पावर्स जाते हो, विल यू बी पर्सनली लायबल फॉर द सेम? आप उन्हीं ट्रांजैक्शंस के लिए एलएलपी को लायबल कर सकते हो, टू दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच वर एंटर्ड, व्हिच वर विद इन द पावर्स ऑफ द पार्टनर. यस और नो गाइस? अदरवाइज पार्टनर लायबल नहीं होता है. बट कुछ कुछ केसेस में पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड. कब कब अनलिमिटेड होती है? आपने ऐसी कोई हरकत की है इन ऑर्डर टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन और एनी फ्रॉड्यूलेंट एक्ट. पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी? क्या आपको 5 सालों तक के लिए जेल भी भेजा जा सकता है और फाइन लगेगा मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीस. किसी ने अगर विसल ब्लोइंग की है, एलएलपी के अब्यूजेस या नेग्लिजेंस के बारे में बताया है, या तो उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी या तो उसके ऊपर रिड्यूस्ड पेनल्टी लगेगी. अगर उसने कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, इन फैक्ट he will not be allowed to be suspended, harassed, threatened, removed, okay, or discharged just because of the fact that he provided certain useful information. हर एक एलएलपी अपनी बुक्स जो है कैसे बनाती है? डबल एंट्री या सिंगल एंट्री? और सारी की सारी बुक्स रखी जाती है एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस में. साल मतलब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के 6 महीनों के अंदर क्या आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सॉल्वेंसी बनाना पड़ता है. इसी स्टेटमेंट को क्या आपको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ता है. और अगर आपके ऊपर ऑडिट कंपलसरी है, क्या आपको ऑडिट भी करना पड़ेगा? हाँ या ना? हर एलएलपी को क्या एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होगी within a period of 60 days from the closure of the financial year. Firm LLP में कन्वर्ट हो सकता है by following schedule number 2. Private company LLP में कन्वर्ट हो सकती है by following schedule number 3. Unlisted public company LLP में कन्वर्ट हो सकती है by following schedule number 4. जैसे ये शेड्यूल एक्ट के रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस आप कंप्लाई करते हो, रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी क्या करेगा? आपका नाम एलएलपी में से हटाएगा, एलएलपी के रजिस्ट्रार में से हटाएगा और आपको एक, क्या बोल रही हूं मैं, मुझसे गलती हो गई, सॉरी. आपकी फर्म प्राइवेट कंपनी या तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है. आप शेड्यूल को, रूल्स को, प्रोविजंस को फॉलो कीजिए और अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट करा लीजिए. रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द नेम ऑफ द एलएलपी इशू करेगा. जैसे ही आपको ये सर्टिफिकेट मिला 15 दिनों के अंदर
रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स या तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एज द केस में बी, को इन्फॉर्म कर लीजिए. उसी दिन से यू सीज टू बी अ फर्म और अ कंपनी एंड यू बिकम अ LLP. यस और नो गाइस? फॉरेन LLP एक ऐसी LLP होती है विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस. वाइंडिंग अप क्या आपका वॉलेंट्री हो सकता है, वाइंडिंग अप क्या हो सकता है ऑल्सो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. बोलो ना. 6 से ज्यादा महीने हो गए बट अभी तक आपने 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया है. एक ही बंदा 6 महीने से भी ज्यादा LLP को रन कर रहा है. LLP is not in a position to repay its debts. या तो LLP ने ऐसी कोई हरकत की है जो इंडिया की इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, या तो आपने फाइनेंशियल मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी रजिस्ट्रार के पास 5 या उससे ज्यादा सालों के लिए फाइल नहीं किया है, या अगर हमें लगता है देयर इज सम जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, उस ग्राउंड से भी आपको वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करवाया जा सकता है. हाँ या ना? जैसे दूसरे पार्टनर्स या पर्सन्स LLP को पैसा लेंड करते हैं, क्या पार्टनर भी LLP को पैसा लेंड कर सकता है? अरे बोलो ना. हर डॉक्यूमेंट का फाइलिंग होता है इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. समय के अंदर अगर आपने डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं किया, लेट फीस मतलब एडिशनल फीस देके भी क्या आप डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर सकते हो? So this is all about the LLP Act. Newly introduced sections. अभी मैंने अमेंडमेंट क्लास किया था, वहां से आप कर सकते हो. अब हम आएंगे टू द लास्ट पेपर, मई 2022 का पेपर. आ जाइए. बोलो ना. डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस ही आते हैं. ओके. ICAI.org पे आ जाइए. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर देख लो कैसा होता है. So question 1 is always compulsory. Out of the remaining 5, you're supposed to attempt any 4. Companies Act या LLP का अगर कोई क्वेश्चन है, you can please stop me over there. We'll discuss about it. Okay? कंपल्सरी क्वेश्चन है. कंपनीज एक्ट अगर नहीं किया, 4 मार्क्स लॉस्ट फ्रॉम 100 मार्क्स. Articles of Arna Limited empowers its managing agents to borrow loan on behalf of the company. Miss Anika, the director of the company,
borrowed 18 lakh in the name of the company from Quick Finance Limited, a non-banking finance company. Later on, Arna Limited refused to repay the money borrowed on the pretext that no resolution authorizing such loan has been actually passed by the company, and therefore the company is not liable to pay such loan. Decide whether the contention of Arna Limited is correct in accordance with the provisions of the Companies Act 2013. Very good यार. Doctrine of Indore. कंपनी अगर खुद होके आपके पास चल के आई है, आपको सिर्फ ये देखना है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में पावर है या नहीं. ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि कंपनी इंटरनल मैनेजमेंट को कंप्लाई करके ही आपके पास आई होगी. तो यहाँ पे अगर कंपनी खुद होके चल के गई है, इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि इंटरनल मैनेजमेंट ऑलरेडी कंप्लाई हो चुका है. इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी कंप्लाई हो चुका है. हमें इंटरनल प्रोसीडिंग्स देखने की जरूरत नहीं. वी विल प्रोटेक्ट द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी. यस और नो गाइस? Explain the provisions regarding the registration of the LLP under the LLP Act. चलो बताओ. सबसे पहली बात तो, will you reserve the name of the LLP? E-form number 1 for a period of 3 months. नाम रिजर्व करने के बाद क्या आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को सबमिट करोगे? कौन से डॉक्यूमेंट्स? LLP का नाम, LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस, मेंबर्स और पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम और उनका एड्रेस. फिर उसके बाद बिजनेस, प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ द LLP, कंसेंट ऑफ ऑल द and the designated partners, declaration by one CMA adult along with one subscribers to the LLP agreement. ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो ही क्या आपको रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांट करेगा. उसी के बाद आपकी LLP इनकॉर्पोरेट होती है. सो इट्स अ 5 मार्क्स डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. एक कंपनीज एक्ट का, एक LLP एक्ट का. छह मार्क का सवाल है. एक्सप्लेन द डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 and what are the consequences of ultra wires acts of the company. Ultra wires मतलब beyond the powers of the company. हर वो कोई ट्रांजैक्शन जो कंपनी के MOA के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है उसको मानेंगे अल्ट्रा वायर्स एक्ट. उसका इफेक्ट होता है सच ट्रांजैक्शंस आर वॉइड दे आर नल इन द आईज ऑफ लॉ. ऐसे ट्रांजैक्शंस का रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं. इनफैक्ट द डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल. ट्रांजैक्शन किया नहीं है बट करने जा रहे हो, देन यू कैन गो फॉर एन इंजंक्शन ऑर्डर. यस और नो गाइस? सो दिस इज अबाउट अल्ट्रा वायर्स एंड द इफेक्ट्स देयरऑन. इतने ही क्वेश्चंस हो गए मेरे हिसाब से. और एक है, Mr. R is an Indian citizen and has stayed in India during the immediately preceding financial year for 130 days. R है Mr. Indian citizen, natural person and resident of India. He appoints Mr. S, a foreign citizen, as his nominee. ये जो तीनों भी कंडीशंस है सोल मेंबर एज वेल एज नॉमिनी के लिए है.
नॉमिनी को भी नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना. S is a foreign citizen who stayed in India for 125 days during the immediately preceding financial year is R eligible to be incorporated as a one person company. तो क्या R सोल मेंबर बन सकता है? Yes, क्योंकि वो नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. If yes, can he give the name of S in the memorandum as the nominee? Why no? Because he is a foreign citizen. और foreign citizen ना ही सोल मेंबर ना ही नॉमिनी की तरह अपॉइंट हो सकते हैं. So he will have to appoint someone else to be the nominee for his OPC. हाँ, हो गया. चलो एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए. कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं. You know that law paper is a subjective paper. तो आप कैसे आंसर्स लिख रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि आंसर्स को लिखते कैसे हैं. तो अब क्वेश्चन या तो डायरेक्ट थ्योरी हो सकता है या तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है. डायरेक्ट थ्योरी भी आप पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखोगे और अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है यू नीड टू डिवाइड योर आंसर्स इनटू 4 पार्ट्स: फैक्ट्स, रेफरेंस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन. यू मेक इट श्योर कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है और सिस्टमैटिकली फॉर्मेट में आप आंसर लिख रहे हो. एवरी क्वेश्चन ना बंच ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन 1 में ABCD है, क्वेश्चन 2 में ABC है. एवरी बंच ऑफ क्वेश्चन हैज टू बी स्टेटेड ऑन अ न्यू पेज. तो हर बंच को आप नए पेज से शुरुआत करो. तो जैसे क्वेश्चन ABCD सब लिख लिया, D यहां पे खत्म हुआ है, क्वेश्चन 2 आप अगले पेज से शुरू कीजिए. तो और सिस्टमैटिकली आप आपके आंसर्स को प्रेजेंट करते हो. आपके आंसर्स आप सिर्फ एक ब्लैक बॉल पेन से लिख सकते हो. नो इंक पेन एंड नो अदर कलर पेन इज अलाउड. आई लव पिंक, ग्रीन इज माई लकी कलर, ऐसा नहीं होता है. नॉट इवन ब्लू. हाँ, यू कैन ओनली राइट विथ अ ब्लैक बॉल पेन. प्रीवियस 3 सेशंस जो हुए थे उसमें मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप रिवाइज किया था और प्लस मैंने पास्ट पेपर भी डिस्कस किया था. आज कंपनीज एक्ट और LLP हो गया और उसमें भी हमने जून का पेपर देखा है. तो टेक्निकली जून का पेपर हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, पूरा का पूरा. बट यू नो हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. बट व्हाट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट इज हाउ आंसर्स आर प्रेजेंटेड. राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कल से मैं क्या करने वाली हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मेरे जो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स है 4 बजे हर रोज एक लेक्चर अपलोड होने वाला है. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यू नीड टू कंप्लीट बाय दिवाली. पूरा फास्ट ट्रैक. हो सकता है आपकी बैच में मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलर बैच में 40 दिनों में बढ़ाया है. तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 15 दिनों में पूरे 6 यूनिट्स है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूरे 6 यूनिट्स आपके हो सकता है 18 लेक्चर्स में 18 आवर्स में कवर हो जाएगा. तो अब आने वाले 18 दिनों में टारगेट है जो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स में मैं सिखा रही हूं, लेक्चर देखो, सुन लो मेरी बात, लेक्चर देख लो. फास्ट ट्रैक बैच के लेक्चर्स है, मतलब इट्स नॉट अ रिविजन बैच. ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ फास्ट ट्रैक बैच. कॉन्सेप्चुअली हर चीज में वापस समझा रही हूं हिंदी में.
हिंदी इंग्लिश मिक्स 60-40. तो दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर. उसके साथ साथ ही आप लर्न कर दो. इनफैक्ट 4 बजे मेरा लेक्चर अपलोड होगा, 5 बजे तक लेक्चर खत्म हो जाएगा. लेक्चर देख लिया, 1 रीडिंग कर लो. सपोज लेक्चर नंबर 1 में मैंने आधा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दिया है, फर्स्ट यूनिट का आधा से फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिया है, 1 to 1 रीडिंग वापस कर लो आप. अभी तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कितनी चीजें आपकी वीकनेसेस है या पेंडिंग है, उधर ही खत्म कर लो. और रैंडमली आपकी क्वेश्चन बैंक उठाओ और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको हर रोज, मैं कह रही हूं हर रोज 3 आंसर्स लिखने हैं. आप बहुत सीरियसली लो मेरी बातों को, अभी आप लाइटली नहीं ले सकते हो. 5 महीने पहले जब बैच शुरू हुई थी तब बात अलग थी. नाउ यू ऑल कैन फील द हीट ऑफ द कॉम्पिटिशन. हर रोज जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है 3 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, उनके आंसर्स. जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं आपको बोल रही हूं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. मेरा पेपर का इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स जैसा सुहाना सफर नहीं है. लॉ पेपर के बहुत एक्सपेक्टेशन है. सब कुछ अगर याद है, लर्न भी कर लिया, समझ भी लिया, फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. आप जेन्युइनली अच्छे मार्क्स चाहते हो ना, 2 महीने एग्जैक्टली है, 60 दिन आपके एग्जामिनेशन को. हर रोज आपको 3-3 आंसर्स लिखने होंगे. कोई भी 3 आंसर्स आप लिख लो, बट कोई भी 3 के बदले मैंने आपको ऑलरेडी अप्रोच दिया है. फास्ट ट्रैक लेक्चर 4 बजे अपलोड होगा, 5 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद 45 मिनट्स में आप 1 to 1 रीडिंग करोगे और बाकी के आधे घंटे में आप 3 आंसर्स लिखोगे. आधे घंटे में 3 आंसर्स लिखने चाहिए, 10 मिनट्स टू एवरी आंसर. उससे 1 मिनट ज्यादा आपको देना नहीं, नहीं तो आप आपका पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे. सुन रहे हो क्या मेरी बात? ऐसे करके आपको 4 से 6 का स्लॉट लॉ के लिए डेडिकेट करना होगा, सिर्फ लॉ के लिए डेडिकेट करना होगा. 18 दिनों के बाद हम वापस मिलेंगे फॉर राइटिंग प्रैक्टिस. और अगर मैं देख रही हूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फास्ट ट्रैक लेक्चर्स बच्चे देख रहे हैं और कर भी रहे हैं, मैं क्या करूंगी, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है. हफ्ते में 1 दिन हम डिसाइड कर लेंगे, उस दिन मैं ग्रुप की चैट ऑन करूंगी. आपने लिखे गए आंसर्स आप लिख सकते हो, पोस्ट कर सकते हो. आई विल ऑन द मीडिया. आपके कुछ डाउट है आप पोस्ट कर सकते हो. और ऐसे करके हफ्ते में कोई भी 1 दिन रैंडमली आई ऑन द चैट ऑफ द ग्रुप, वी विल इंटरैक्ट. You will be able to solve your doubts and you will also be able to post the answers that you have written so that I can comment individually आपको कहां पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है. और अगर अच्छा है I will give you a thumbs up or a heart as the case may be. तो ये आने वाले 18 दिनों में आपकी ये मेहनत होगी. और मुझे अगर दिख रहा है या लग रहा है कि आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मेरे साइड से फिर मैं भी कुछ कमी नहीं छोड़ूंगी. मैं फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के भी फास्ट ट्रैक लेक्चर्स अपलोड करूंगी. आगे अगर लगे तो पार्टनरशिप एक्ट के भी अपलोड करूंगी. दैट विल ओनली डिपेंड ऑन हाउ गुड यू आर रिस्पॉन्डिंग. अगर आपको ही कुछ नहीं है तो फिर मैं भी क्यों कुछ सीरियसली लूं आपके करियर को. सो लेट अस चेक विद दीज कमिंग 18 लेक्चर्स. इफ द रिस्पॉन्स इज गुड, आई विल अपलोड द रिमेनिंग लेक्चर्स ऑल्सो. तो ऐसे करके अब आपका अप्रोच होगा, इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिवाइजिंग थ्रू फास्ट ट्रैक, रिवाइजिंग थ्रू द बुक एंड राइटिंग 3 आंसर्स एवरी डे. ऐसा अप्रोच अगर आने वाले 60 दिनों में किया है, अच्छे मार्क्स के साथ पास होना से आपको कोई नहीं रोक सकता है. ठीक है? तो बहुत बार गड़बड़ अप्रोच में हो जाती है. बच्चा क्लास में सिंसियरली अटेंड करता है, सुनता भी है, होमवर्क भी करता है, बट प्रेपरेटरी लीव में प्रिपेयर कैसे करना है उस बारे में बच्चे को समझ में नहीं आता है. ये 60 डेज में आपका यही अप्रोच होना चाहिए. ये अप्रोच अगर है, बिलीव मी, यू ऑल विल क्लियर विथ फ्लाइंग कलर्स. ओके? और जो फेस टू फेस के बच्चे हैं, 2 बजे के बाद आई एम अवेलेबल इन द क्लास. सिर्फ 11:30 to 2 o'clock I have my inter class. After that, from 2 to 3:30, 4 o'clock I am at office. You all can come and personally meet me and ask your doubts,
कुछ पेपर अगर आपने सॉल्व किए वो आप लेके आ सकते हो. आई एम रेडी टू गाइड यू, है ना? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. ऑलवेज स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड. ऑल द बेस्ट. लवली टीचिंग यू ऑल. बाय बाय. ये फास्ट ट्रैक लेक्चर्स जो है दे विल बी अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्वप्निल पटनी at 4 o'clock every day at 4 o'clock. 4 बजे के पहले मेक इट श्योर यू आर कंप्लीटिंग द रेस्ट ऑफ द पेपर्स एंड सब्जेक्ट्स. 4 से 6 मेरा स्लॉट होगा और उसके बाद आप वापस से दूसरे पेपर्स कंटिन्यू कर सकते हो. बाय बाय.